फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीबी बायोलॉजी। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर और हम देख रहे हैं 12th बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये इनकम्प्लीट है अगर हम इनफर्टिलिटी के बारे में बात ना करें तो। इनफर्टिलिटी को मराठी में या हिंदी में बांझत्व कहा जाता है, जिसमें जो कपल है दैट इज नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोडक्शन शो नहीं कर सकते। इंडिया में मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल को ही विक्टिम बनाया जाता है या कंसिडर किया जाता है कि उसकी वजह से ही बच्चा नहीं हो रहा है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। मेल्स में भी कुछ इशू आ सकते हैं। इनफर्टिलिटी के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे फिजिकल रीज़न, मेंटल रीज़न, कोई डिजीजेस हुआ है, कॉन्जेनाइटल डिजीजेस है, ऐसे काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। अगर हम उस रीज़न के तह तक पहुँचे तो विद द हेल्प ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ हम जो कपल्स पेरेंटहुड एंजॉय करना चाहते हैं उनको पेरेंटहुड एंजॉय करने के चांसेस दे सकते हैं विद द एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजीज, राइट। जब हम स्पेसिफिक डॉक्टर के पास जैसे गायनोकोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स कंडीशन की एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है वो पता चलने के बाद में अगर मेडिकल बेसिस पर, मेडिसिन के बेसिस पर वो क्योर हो सकता है तो वैसे क्योर किया जा सकता है, या फिर कुछ टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा सकता है जिसे कहा जाता है आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन टेक्निक्स, जिसे आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है टू एंजॉय द पेरेंटहुड इन a couple which is not having ability to reproduce, right? So with the help of science, with the help of medical science, we can go with the enjoyment of a parenthood if someone is having problems or issue with the reproductive system. अब प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं? फीमेल में प्रॉब्लम हो सकता है कि जो यूट्रस है वो स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है कि वो बेबी के वेट को सस्टेन कर सके, इसलिए थर्ड, फिफ्थ या सेवन्थ मंथ में अबॉर्शन हो जाता है, या फिर एग जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहे, या फिर ऑब्स्ट्रैकल्स है, स्पर्म्स जो है वो एग्स तक पहुंच ही नहीं पा रहे, बराबर, हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, या फिर एग्स ही प्रेजेंट नहीं है। ये प्रॉब्लम फीमेल्स में हो सकते हैं। मेल में क्या प्रॉब्लम हो सकता है? मेल में प्रॉब्लम हो सकता है वेरी लो स्पर्म काउंट, स्पर्म काउंट कैसा है, बहुत लो है, या फिर जीरो स्पर्म्स है, स्पर्म्स ही नहीं है, या फिर हेल्दी स्पर्म नहीं है। ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये प्रॉब्लम कैसे अराइज होते हैं? लाइफस्टाइल है, कॉन्जेनाइटल डिजीजेस है, कुछ सर्टन डिजीजेस है, फिजिकल मेंटल कंडीशंस है, ये सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है। अब सोशली कोई पेरेंट या कोई कपल पेरेंट ना बने, इसे बहुत डिस्क्रिमिनेटिव नज़र से देखा जाता है और ये इमोशनल एक सेटबैक होता है कपल्स के लिए। इसलिए साइंस में कुछ टेक्नोलॉजीज है जिसका इस्तेमाल करके, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं? कपलहुड एंजॉय कर सकते हैं। वो लोग कपल जो है वो पेरेंटहुड एंजॉय कर सकते हैं जो कपल्स पेरेंट्स नहीं बन पा रहे नेचुरल तरीके से। सो ये आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स होती है जिसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन दैट इज IVF, ये बहुत कॉमन है, इसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को पहले टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता था। IVF के बहुत सारे सेंटर्स आपने देखे होंगे, इंदिरा IVF वगैरह वगैरह ऐसे सेंटर्स आपने देखे होंगे। सो इन टेक्निक्स में एग्जैक्टली किया क्या जाता है? इन टेक्निक में मेल एंड फीमेल, इनसे रिप्रोडक्टिव गैमेट्स, रिस्पेक्टिव गैमेट्स लिए जाते हैं। जैसे मेल से स्पर्म लिया जाएगा और फीमेल मतलब जो मे बी वाइफ है या फिर डोनर है, ठीक है, उनसे एग लिया जाएगा। इस एग को टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज किया जाएगा। तो इसको आउट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फर्टिलाइज किया जा रहा है, इसलिए इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। बाहर फर्टिलाइज किया जाएगा। फिर ब्लास्टोमियर को, ठीक है, जो ब्लास्टोमियर है उसे क्या किया जाएगा? उसको इम्प्लांट किया जाएगा। अब इम्प्लांट कहाँ कर रहे हैं, इस बेसिस पे आगे की टेक्निक हो जाती है। इसे तो IVF कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बट अगर ये बेबी जो ब्लास्टोमियर है अगर वो फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट किया जा रहा है, फैलोपियन ट्यूब मतलब क्या, ओविडक्ट में इम्प्लांट किया जा रहा है, तो वो अलग टेक्निक हो गई। अगर वो यूट्रस में इम्प्लांट किया जा रहा है वुमेन के तो अलग टेक्निक हो गई, ठीक है। सो जब फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट किया जाता है वहाँ पे बेबी ग्रो करेगा, फिर रोल डाउन करेगा, यूट्रस में आएगा और नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसी होती है वैसे रहेगा। या डायरेक्टली यूट्रस में भी उसमें क्या किया जा सकता है? इम्प्लांट किया जा सकता है। तो हियर आर सम इमेजेस जो आपको बता सकते हैं। देखो अब इन दिस सिनेरियो यहाँ क्या किया जा रहा है, यहाँ पर क्योंकि मे बी सीमेन काउंट कम है या फिर ऑब्स्ट्रैकल्स आ रहे हैं तो आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जा रहा है फीमेल को, मतलब विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शंस, विद द हेल्प ऑफ कैथेटर एंड इंजेक्शंस क्या किया जाएगा? स्पर्म्स को यानी सीमेन को यूट्रस में रिलीज कर दिया जाएगा। अब यहाँ से एग रिलीज होगा, एग यहाँ पे आएगा, स्पर्म बाहर चला गया, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, ये एक तरीका है। सेकेंड मेथड क्या है?
इसमें जाइगोट फॉर्मेशन किया जा रहा है और इस जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जा रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो ये हो गया जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ZIFT। ठीक है, ZIFT, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जिसमें एग एंड स्पर्म को कलेक्ट किया गया, फ्यूज किया गया, जाइगोट बनाया गया और उस जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया गया और फिर बाकी की प्रेगनेंसी नॉर्मल। दूसरे इसमें क्या किया गया, GIFT। अब GIFT में किया क्या जाता है, मान लो कोई लेडी है, उसका यूट्रस नॉर्मल है, बस एग फॉर्मेशन सही से नहीं हो रहा है, तो किसी डोनर से एग लेके एग को फैलोपियन ट्यूब में डाला गया, फिर कॉपुलेशन होगा, नेचुरल तरीके से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये इन वीवो फर्टिलाइजेशन ही रहेगा। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, ये इन वीवो ही होगा, क्योंकि एग हमने यहाँ पे डाला है, किसका एग, डोनर का एग लिया और जो लेडी के बॉडी में एग बन नहीं रहा था उसके फैलोपियन ट्यूब में उस एग को इम्प्लांट कर दिया। फिर कॉपुलेशन होने के बाद में यहाँ पे सीमेन के साथ स्पर्म आया, स्पर्म ने इस एग को फर्टिलाइज किया, जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट रोल डाउन करके यूट्रस में आ गया, इम्प्लांटेशन हो गया, प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्निक क्यों यूज की गई, ओनली जस्ट बिकॉज दैट फीमेल इज नॉट हैविंग अ एप्रोप्रिएट हेल्दी एग्स। तो डोनर से एग्स लिए और उसे वहाँ पे इम्प्लांट कर दिया, तो इसे GIFT कहा जाता है। ठीक है ना, उसके बाद में यहाँ आप देखो क्या किया जाएगा, यहाँ पे जाइगोट को ही ट्रांसफर किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जाइगोट को ट्रांसफर किया जा रहा है, लुक हियर, राइट। ये जो टेक्निक है इसमें क्या किया जाता है, ये ISCI है। ISCI का मतलब होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, मतलब एग के साइटोप्लाज्म में स्पर्म्स को इंजेक्ट कर देना, इसे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो ISCI किया जा सकता है, या फिर IUI। IUI का मतलब होता है इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनाइजेशन। इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनाइजेशन मतलब उनमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, फैलोपियन ट्यूब में ऑब्स्ट्रैकल से इस तरह से हम अंदर स्पर्म्स डाल नहीं पा रहे, तो हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शंस, विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली फैलोपियन ट्यूब में ही, कहाँ, डायरेक्टली फैलोपियन ट्यूब में ही हम सीमेन डाल दे रहे, मतलब यहाँ से इंजेक्ट नहीं कर रहे, हम डायरेक्टली फैलोपियन ट्यूब में ही इंजेक्ट कर दे रहे यहाँ पर, इसे IUI कहा जाता है। सो फर्टिलाइजेशन नेचुरली होगा, सिर्फ स्पर्म्स को वहां तक भेजा गया। समझ आया आपको, तो क्या क्या किया जाता है, अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे ISCI, IVF, उसके बाद में IUI, IUT, ZIFT, GIFT, ऐसे अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अब कौन सी टेक्निक चूज करनी है डिपेंड करता है उस कपल के फिजिकल मेंटल कंडीशन के ऊपर, डॉक्टर उन्हें सही तरीके से जो भी टेक्निक है वो सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी आ जाता है कि ये न्यू टेक्नोलॉजी है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, लास्ट 7 to 8 ईयर से ही इसके बारे में ज़्यादा वर्क होने लगा है। अभी एम्ब्रियोलॉजिस्ट, ये एक न्यू फील्ड अप्रोच हुई है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो है, जिन्होंने डेवलपमेंटल बायोलॉजी अपने इसमें पढ़ा हुआ है, BSc MSc में पढ़ा हुआ है, ऐसे लाइफ साइंसेस के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में अब एम्ब्रियोलॉजिस्ट ये एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट आ चुका है, स्पेसिफिक UG कोर्स आ चुका है। तो एम्ब्रियोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, ये सब करवाना। अब ये ध्यान में रखो, जितने आसानी से मैंने बताया इतना आसानी ये है नहीं, इसमें बहुत सारे हार्मोनल के इंजेक्शन, मेडिसिन, टैबलेट्स, चांसेस, स्पर्म्स का हेल्दीनेस, एग का हेल्दीनेस, बहुत सारे पैरामीटर चेक करने पड़ते हैं, राइट। सो इस वजह से इसे प्रैक्टिस करने के लिए या इसे अमल में लाने के लिए एक्सपर्टीज ही लगते हैं, तो ये डॉक्टर के हेल्प से ही किया जाता है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट के हेल्प से ही किया जाता है। इंडिया में बहुत सारे रजिस्टर्ड लीगल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर से, IVF सेंटर से, जिसमें इंदिरा IVF ये लीडिंग वन है, वैसे आशा IVF, मदरहुड IVF, ऐसे बहुत सारे आपको अलग अलग मैटरनिटी सेंटर्स मिल जाएंगे जहाँ पे ये सारे प्रैक्टिसेस की जाती है। कपल ने कलेक्टिवली डॉक्टर को मिलकर सजेशन लेकर टेस्टिंग करवा कर प्रोसीड करना चाहिए पेरेंटहुड एंजॉय करने के लिए। अब यहाँ पे और एक इशू ये हो जाता है कि ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव टेक्निक है, इसमें लाखों रुपए खर्चा हो सकते हैं, एंड नॉट एवरी कपल इज एबल टू स्पेंड सो मच अमाउंट ऑफ रुपीज ऑन अ प्रेगनेंसी ओनली, राइट। सो ऐसे समय पे इंडिया में और एक मेथड है जिसके तरीके से हम पेरेंटहुड एंजॉय कर सकते हैं, दैट इज एडॉप्शन। इंडिया में ऑर्फनेजेस बहुत सारे हैं, ठीक है, अनाथ गृह जो है वो बहुत सारे, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके माँ बाप है नहीं, जिंदा है नहीं, तो उनको अडॉप्ट करके उनको नर्चर करना, उनकी लाइफ सेट करना, ये भी एक पेरेंटहुड ही होता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपका खुद का ही बच्चा हो,
बच्चा होना ज़रूरी है, तो छोटे बच्चे को एक सही इंसान, अच्छा इंसान, मॉरल वैल्यूज़ देना और एक अच्छी परवरिश देना, सारी चीज़ें अवेलेबल करवा के देना ही पेरेंटहुड होता है, राइट। सो इंडिया में एडॉप्शन ये लीगल है, तो लीगलाइज तरीके से एडॉप्शन करके भी कपल पेरेंटहुड एंजॉय कर सकते हैं, अगर वो IVF या बाकी के सिस्टम के थ्रू जाना नहीं चाहते या जा नहीं सकते तो, राइट। सो इनफर्टिलिटी ये एक तरीके का ऐसा डिजीज़ या ऐसी कंडीशन है जिसको ट्रीट किया जा सकता है, क्योर किया जा सकता है इन अ सर्टन वेज। सो यू कैन गो विद दैट। अगर आपके पहचान में कोई है जो इनफर्टाइल है, जो स्टर्लेंट है, जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो यू कैन सजेस्ट देम दिस टेक्निक्स और एडॉप्शन, राइट। सो ये जो पार्ट है ये इमर्जिंग है। ये अगर आप अभी बात करो तो सोसाइटी में IVF का बूम है, काफ़ी सारे मूवीज़ भी इस पे आई हुई है। तो ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है आगे जाके, तो आप आगे जाके एम्ब्रियोलॉजिस्ट भी बन सकते हो, राइट। अगर आपको इनफर्टिलिटी का सेगमेंट समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट इसमें हम पूरे चैप्टर की समरी देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, उसमें हमने कौन से पैरामीटर्स देखे हुए हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए विद द DCP बायोलॉजी। बी हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल एंड यस स्टडी वेल। जो भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। जेन्युइन क्वेश्चंस को आंसर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। बाय बाय।